हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 211 से है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। गरबा जो हमारा लोक नृत्य है, ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या झारखंड। तो फ्रेंड्स, गरबा लोक नृत्य फेमस है हमारा गुजरात का। उसी तरह से गुजरात का ही एक और डांस है जो कि है डांडिया, ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको याद रखना है, छऊ जो है वो किसका लोक नृत्य है फेमस। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार का। तो फ्रेंड, छऊ की बात करें तो ये फेमस नृत्य है झारखंड का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सही जो यहाँ पे जोड़े दे रखे हैं उसमें से देखना है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है। जैसे कि लावड़ी झारखंड, सामा चकेवा बिहार, पंडवाणी छत्तीसगढ़ और भगोरिया छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, लावड़ी झारखंड का नहीं है ये फेमस नृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ललित कला अकादमी का। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1952, 1954, 1958 या फिर 1964 में। तो फ्रेंड, ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सितार, सरोद, तबला या फिर वीणा से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें किशन महाराज की, तो ये फ्रेंड्स हमारा वाद्य यंत्र संबंधित है तबला से। तो ये किशन महाराज तबला से फेमस है और ये तबला बजाते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, कि ये का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शहनाई, सरोद, संतूर या फिर हारमोनियम। तो फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो बहुत फेमस है शहनाई के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सही युग्म सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। जैसे हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए, अमजद अली खां सरोद के लिए, निखिल बनर्जी सितार के लिए और शिव कुमार शर्मा वायलिन के लिए। तो आप ये नाम भी याद रख लीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले जाए क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र में फेमस हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो फ्रेंड, शिव कुमार वायलिन के नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चंस हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। नूरजहां, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या फिर ज्वार भाटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पे देखिए आप, बोलती फिल्म पूछी गई है तो वो है ऑप्शन बी, राइट आंसर आलम आरा। जबकि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बोलती शब्द नहीं होता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि पहली फिल्म कौन थी, तो वो हो जाती है हमारी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बोलती, तो बोलती में आ जाएगा यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है आलम आरा हमारी पहली बोलती हुई फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी। 15 अगस्त 1947 को, या फिर 15 अगस्त 1957 को, 15 सितंबर 1959 को या फिर 15 सितंबर 1969 को। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत में टेलीविजन की शुरुआत की, तो राइट आंसर होगा इसका 15 सितंबर 1959। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पे सर्वोच्च असैनिक यानी जो सैनिक से रिलेटेड नहीं है, असैनिक सम्मान की बात की जा रही है। तो भारत रत्न यहाँ पे सर्वोच्च है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। राज कपूर को, दिलीप कुमार को, नरगिस दत्त को या फिर देविका रानी को। तो फ्रेंड, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शौर्य या वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है।
अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है या फिर परमवीर चक्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है शौर्य और वीरता के लिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस है मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लांसनायक एल्बर्ट एक्का या फिर सूबेदार धर्मवीर प्रसाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमवीर चक्र की बात की जा रही है, जो सर्वप्रथम दिया गया था तो वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा या फिर रचनात्मक कार्य के लिए। तो फ्रेंड धन्वंतरी आपको पता होगा ये एक पर्सन थे जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार रखा गया। तो इसलिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। बोरलोग पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, के बिरला खेल पुरस्कार या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार की, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जबकि बोरलोग पुरस्कार अलग क्षेत्र में दिया जाता है, के बिरला खेल पुरस्कार भी अलग क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पर। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, तो वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न को। नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य में, संगीत में, कृषि में या फिर पत्रकारिता में। तो फ्रेंड जो चमेली देवी पुरस्कार है ये हमें दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो किसको जाना जाता है। राइट लाइवलीहुड को, रेमेन मैग्सेसे को, ग्रीन को या फिर गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति को। तो फ्रेंड्स एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है रेमेन मैग्सेसे को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वप्रथम किससे दिया गया था। जी शंकर कुरूप को, सुमित्रा नंदन पंत को, श्रीमती आशा पूर्णा देवी को या फिर पन्नालाल पटेल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी शंकर कुरूप को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं देखा तो प्लीज एक बार वहां जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है व्योम शब्द के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक बार उसको जाके आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ आपको जो है सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका सोल्यूशन नहीं दिया है। सोल्यूशन आपको खुद से देना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म, संगीत, पत्रकारिता या फिर शौर्य के लिए। तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार दिया जाता है हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि ग्रेमी पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है। फिल्म से, पाश्चात्य संगीत से, भारतीय संगीत से या फिर नाटक से। तो फ्रेंड्स ग्रेमी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है हमारा पाश्चात्य संगीत से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गांधी शांति पुरस्कार। ये हमें दिया जाता है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आपके एग्जाम के लिए पुरस्कार भी जरूर पढ़ने, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, इस तरह की चीजें। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी सितारे या तबला का आविष्कारक माना जाता है। मियां तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा या फिर रामानंद को। तो फ्रेंड सितार और तबला का आविष्कार माना जाता है अमीर खुसरो को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है वो हमारा कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात की जाए तो ऑप्शन है बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला या फिर विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ये हमारा स्थित है जमशेदपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। लखनऊ,
कानपुर, गोरखपुर या फिर मेरठ में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, चेन्नई में या फिर पालमपुर में? तो फ्रेंड चमड़ा अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये हमारा स्थित है चेन्नई में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में, नागपुर में, कोलकाता में या फिर देहरादून में? तो फ्रेंड जो हमारा यहाँ पर अगर हम बात की करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, तो इसका मुख्यालय हम स्थित है देहरादून में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, रुड़की में, खड़गपुर में या फिर खड़ग खड़गवासला में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल पुलिस अकेडमी स्थित है हैदराबाद, धनबाद, मसूरी या फिर रांची? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है पुणे, उदयपुर, जोधपुर या फिर पटियाला में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज की, तो ये हमारा स्थित है जोधपुर में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें 51 से 54 तक ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें त्रुटि है ए बी सी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और अगर गलत होगा तो आपको डी ऑप्शन चुनना है। यानी कि अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन चुनना है, और त्रुटि है तो आपको वही ऑप्शन चुनना है। 51 से स्टार्ट है क्वेश्चन। अब देखिए, उस दिन हम सभी ने निर्णय किया, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है पढ़ने में। उस दिन हम सभी ने निर्णय किया, फिर है कि हम परस्पर में एकता से रहेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स एकता से रहेंगे, एकता से ही रहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप कि हम परस्पर में, फ्रेंड्स स्टेटमेंट ये होता उस दिन हम सभी ने निर्णय किया कि हम परस्पर एकता से रहेंगे, ये सही होता है। यहाँ पे मैं जो है वो गलत यूज किया गया है, जिससे स्टेटमेंट हमारा गलत लग रहा है। इसलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अगर हम देखें आप साफ तरीके से देख लीजिएगा, बी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये बी ऑप्शन है तो रॉन्ग है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया, अब बताना है कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बात समझ जाने पर, तो फ्रेंड्स बात समझ जाने पर यहाँ पर ये त्रुटि है। बात समझ जाने पर ये होता है बात मानने पर या फिर बात सुनने पर वह आश्वस्त हो गया। समझ जाने पर ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इस वर्ष असमय भारी वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल नष्ट हो गई। इस वर्ष असमय भारी वर्षा होने के कारण, तो फ्रेंड्स देखिए इस पूरे स्टेटमेंट में जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है भारी वर्षा होने के कारण, तो फ्रेंड्स भारी वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल जो है वो नष्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग दिखाई दे रहा है, भारी वर्षा होने के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी हो सकता था कि वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल नष्ट हो गई, या फिर भारी वर्षा हुई है तो फ्रेंड अधिकतम क्या पूरी हो जाएगी फसल नष्ट। तो ये पूरे स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, भारी वर्षा होने के कारण, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ रहे, ये रहता है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर, फ्रेंड्स प्रतिज्ञा के शब्दों पर ना होकर अगर ये ऐसे होता कि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, ये करेक्ट होता। या फिर अपने शब्दों पे, प्रतिज्ञा भी दे दिया उन्होंने और शब्द भी दे दिया है, तो यहाँ पर प्रतिज्ञा में ऑलरेडी शब्द जो वर्ड है वो हिडन है। ठीक है, तो अलग से शब्द लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगी, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से अब हमें असंगत बताना, यानी कि अलग। प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर, प्रतिदिन, प्रतिशोध। तो फ्रेंड्स अगर किसी को की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि हम वहां पे कुछ अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट देते हैं, प्रत्युत्तर यानी कि फिर से आंसर करना, अपनी तरफ से प्रतिशोध लेना, तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हैं, ये एक जैसी हैं। लेकिन अगर अलग की बात करें तो देखिए प्रतिदिन यानी कि डेली,
दिन प्रतिदिन यानी कि हर दिन। तो यहाँ पे ये अलग है, जबकि और बाकी जो ऑप्शन है उसमें हम किसी चीज को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बता रही है चीजें। इसलिए सी डिफर है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आत्मजा, तनया, दुहिता, शैलजा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि डिफर है, जबकि आत्मजा, तनया और दुहिता ये सब पुत्री के या बेटी के वो हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो डिफर है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है पाहन, प्रस्तर, उपल, पर्वत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें 57 में, तो 57 में जो डिफर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा डिफर है, जबकि पाहन, प्रस्तर और उपल हमारे एक ही वर्ल्ड के ये सारे एक ही दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि पर्वत का अलग है, इसलिए डी यहाँ पे हमारा डिफर है। अब आपको पता होगा कि ये किसके हैं, क्योंकि मैं ये सारे आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची है उसमें कराया है, एमसीक्यूज में कराया है, प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारा करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है भ्राता, अनुज, भाई, सहोदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो डिफर है वो है बी, अनुज। अनुज होता है छोटे भाई को, जबकि भ्राता में कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई छोटा है या बड़ा। भाई में अगेन कुछ नहीं पता चल रहा कि उसके बड़ा है या छोटा है। सहोदर में भी साथ रहने वाला, ठीक है, जोत। लेकिन अनुज में साफ पता चल रहा है छोटा भाई है। ठीक है, इसलिए ये डिफर है, बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स स्टेटमेंट 59 से 61 पे देख लेते हैं क्या अलग से गिवन है। नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में कालांकी शब्दों में 4 संभावित तात्पर्य दिए, सही विकल्प चुनें। यानी कि अर्ध व्यवसायी का आपको बताना है क्या होता है। अपने व्यवसाय की ओर आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला, जो बहुत अधिक काम करता हो, किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ देने वाला, या फिर अपने व्यवसाय में निपुण व्यक्ति। तो फ्रेंड्स अर्ध व्यवसायी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अर्ध व्यवसायी का मतलब वो होता है जो बहुत अधिक काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अग्रलेख। ठीक है, अब देखना है अग्रलेख का मतलब क्या होता है। पुस्तक के प्रारंभ में दिया गया लेखकों के पाठकों को संबोधन, पहले से दी जाने वाली सूचना का लिखित रूप, समाचार पत्रों का मुख्य लेख, या फिर पहले से रखी रचना। तो फ्रेंड्स अगर हम अग्रलेख की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो समाचार पत्र का जो मुख्य पेज होता है उसको बोला जाता है अग्रलेख। तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब है यहाँ पे निर्वचनीय। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं निर्वचनीय की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिसको कहने के लिए शब्द ना हो उसको बोलते हैं निर्वचनीय। ठीक है, अब देख लेते हैं इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे हमें क्या निर्देश दिया हुआ है। प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति कुछ विकल्प प्रस्तापित है, उपयुक्त चुनना है। ठीक है, अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही डैश दिखाई देता है। क्या ईश्वर का क्या दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें है देश के स्तर का अनुमान प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। किसके? देश के विकासात्मक, आर्थिक, किससे लगाया जा सकता है? तो वो लगाया सकता है आर्थिक स्तर से। ठीक है, नेक्स्ट है यह दुष्कृत्य आपकी मानसिकता का परिचायक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विकृत मानसिकता का। ठीक है, जो विकृत मानसिकता है उसका यहाँ पे आपके जो आपने बुरे काम किए हैं वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अस्मिता आएगा। ठीक है, भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से उचित विकल्प हमें चुनना है। जैसे कि मुझे इस वस्तु में कोई विशिष्ट गुण नजर नहीं आता, यानी कि ये वस्तु कैसी हो गई? ये वस्तु फ्रेंड्स हो गई हमारी सामान्य वस्तु। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक जटिल समस्या है। जटिल का मतलब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो जटिल का मतलब होता है अब यहाँ पर 4 विकल्प में उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें जटिल का मतलब, तो जटिल का मतलब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर ए, सरल। ठीक है, नेक्स्ट है
यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवीय गुणों का अनुसरण करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें यथार्थ के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो इसके लिए करेक्ट होगा। आदर्श मनुष्य वही है जो मानवीय मूल्यों का अनुकरण करे। नेक्स्ट है क्षणिक यौवन पर गर्व करना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि शाश्वत यौवन पर। ठीक है, तो उस पर गर्व करना हमारा क्या नहीं है, बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है ये। नेक्स्ट है, अब इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमें उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनना है। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्टकारी कष्टकर क्या बोला जाएगा, तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है कष्ट साध्य। ठीक है। नेक्स्ट है बालकों के शब्दकोश होने चाहिए, भाषात्मक, काव्यात्मक या चित्रात्मक। तो फ्रेंड्स जो बालकों के शब्दकोश होते हैं वो चित्रात्मक होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वाचन सिखाने की सबसे प्राचीन पद्धति क्या थी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें वाचन सिखाने की पद्धति की, तो सबसे पहले थी अक्षर ज्ञान। ठीक है, पहले अक्षर के माध्यम से बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सस्वर वाचन वहां बड़ा लाभप्रद है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उच्चारण में शुद्धता आती है। सस्वर का वाचन का लाभप्रद की बात की गई यहाँ पे, तो हमारे उच्चारण में क्या आती है, शुद्धता आती है। नेक्स्ट है अशुद्धोच्चारण का कारण हो सकता है। अशुद्धोच्चारण की बात करें तो फ्रेंड्स उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण यहाँ पर हो सकता है उक्त सभी, यानी कि क्रोध में बोलना, भयभीत होकर बोलना या फिर शब्दों को चबा चबा कर बोलना। इस तरह से हमारा अशुद्धोच्चारण यानी कि अशुद्ध उच्चारण का कारण ये हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे गहन अध्ययन की बात की जा रही है, जहां पर आप अपने कॉग्निटिव डोमेन या फिर अगर हम बात करें तो आप अपने जो मेंटल थिंकिंग होती है, मतलब यहाँ पर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सोच के चल रहे हैं कोई भी चीज को, लॉजिकल थिंकिंग अपनी वहां यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा। तो फ्रेंड्स ये कक्षा 5 से उपयुक्त होगा। आप इस तरह की चीजें सोच सोच के चलें। ठीक है, मौन वाचन के थ्रू बच्चा मौन होकर किसी भी चीज के बारे में सोचे, तो कक्षा 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। एक वक्तव्य दिया गया है जिसके 2 पूर्वानुमान है, फर्स्ट एंड सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए पूर्वानुमान में कौन सा निश्चित है। यानी कि देखिए यहाँ पे पूर्वानुमान दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने है कि यहाँ पे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे सही है कि नहीं। यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। पूर्वानुमान है सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित हैं, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे वक्तव्य दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा, दोनों मान्य है। नेक्स्ट अगेन हमें इसी तरह से दे रखा है क्वेश्चन, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष है असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। तो इसमें हमें देखें तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के निष्कर्ष यहाँ पे सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट है रोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए कहाँ से रोहन ने स्टार्ट किया, यहाँ है 3 किलोमीटर चला रोहन। अब उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये उसका हो गया 2 किलोमीटर बाईं ओर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर अगेन 3 किलोमीटर चलता है, तो अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और उसने 3 किलोमीटर चला। अब इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला है इस बार, तो ये यहाँ आ गया 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखें यहाँ पर ये 2 है तो ये इतनी दूरी 2 होगी, और ये 3 चला है तो 1 बचा रिमेनिंग, तो ये क्या हो गया 1 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जो वह अपने बिंदु से 1 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो देखिए वो यहाँ पर, ये उसका गांव है, यहाँ से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद उसने जलपान के लिए रुक गया, वह बाएं घूम गया। अब वह बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला, ये उसका हो गया 30 किलोमीटर। अब वह फिर भोजन के लिए रुक गया और कुछ देर विश्राम कर वह पुनः बाएं मुड़ा और चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। तो ये उसका हो गया 20 किलोमीटर। अब वह फिर से चला, बाएं ओर घुमा और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुंच गया। तो ये 30 किलोमीटर फिर से कस्बे में पहुंच गया, ये हो गया 30 किलोमीटर। तो वह रात्रि भोजन किया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला? तो हमें देखना है शाम की चाय के बाद जो है वो किस दिशा में चला था। तो देखिए शाम की चाय उसने कहाँ पी थी, बताइए। ये उसकी शाम की चाय है, यहाँ पे इसने भोजन किया था और यहाँ पे उसने फिर क्या किया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर चल गया, भोजन के लिए रुक गया, देर विश्राम, उत्तर की ओर जलपान किया। तो ये पूर्व की ओर चला था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसमें 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है। तो देखिए बड़े शब्द इसमें हमें 4 उत्तर के रूप में दिए हुए हैं। NAMES, ई इसमें नहीं है तो ये कट गया। BASAL, BASAL, ये भी कट गया। BIOME, BIOME, ये भी नहीं बनेगा, ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर होगा सोल। नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, हमें इसमें सही देखना है। इंटरनेशनल, तो देखिए इंटरनेशनल में क्या बनेगा, यहाँ पे केवल एक ही शब्द को नहीं बना सकते। तो इसमें से क्या नहीं बना सकते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए अलोन बन सकता है, नोट भी बन सकता है, लेटर भी, लेकिन रेडियो नहीं बन सकता। तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल में डी गिवन नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहिता पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या है? तो देखिए महिला सदस्य, इस संयुक्त परिवार में पिता, माँ, तो ये माँ हो गई एक, ठीक है। महिला सदस्य में उनकी माता 1, और वो क्या है, 3 पुत्र बधू हुई, क्योंकि तीनों विवाहित पुत्र हैं तो 3 पुत्र बधू हुई। उसके बाद एक अविवाहिता पुत्री और 4 पोतियां, तो कितना हो गया 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी, मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक परिवार की फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, यानी कि जो पिता है पुत्र के बाईं ओर बैठा है, तो पुत्र यहाँ होगा तो पिता यहाँ होगा बाईं ओर, तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया, और दादा को यहाँ लिख दिया ग्रैंडफादर। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, अब माता जो है वो अपनी पुत्री के दाईं ओर है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पुत्री लिखते हैं तो माता यहाँ हो जाएगा। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर है, तो देखिए दादा है तो इसके बाईं ओर हो गई। मध्य स्थान में कौन बैठा हुआ? तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर 5 मेंबर है, मध्य में कौन है? दादा, यानी कि यहाँ पर ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, तो देखिए ए का भाई एफ है, ठीक है। ए की पुत्री कौन है? सी। एफ की बहन है के, यानी कि के कौन है? इनकी बहन है। सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है? जी। जी का चाचा कौन है? अब यहाँ पे देखना है जी का चाचा यहाँ पे कौन है, तो देखिए यहाँ पे जी और जी कौन है? ए का पुत्र है, तो एफ कौन होगा? ए का भाई हो जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे
एफ और जी, एफ इसका चाचा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो कल कब होगा? बीते दिन से पहला दिन क्या था? बृहस्पतिवार था। तो आज क्या होगा? शनिवार। और आने वाला दिन क्या होगा? रविवार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आने वाला कल क्या है? रविवार। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें कितने आयत है ये बताने हैं। तो देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, इसे लिख लीजिए सी, और ये हो गया डी, ठीक है। फिर है ये ई, ये एफ, जी यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया, आई, जे, के ये हो गया, एल, एम यहाँ आ गया अंदर, एन, ओ, पी ये हो गया, और क्यू, ठीक है। ए से लेके क्यू तक है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी, जी, के, ए, बी, जी और के हो गया एक। फिर के, जी, सी, डी, ये कितना हो गया यहाँ पर? तो इस हिसाब से आप टोटल लगाएंगे तो टोटल यहाँ पे निकल कर आएगा 16 है आयत। देखिए एक ये हो गया हमारा, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक ये हो गया आपका के सी डी के, दो दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ए एफ पी के, ए एफ पी के, ये तीसरा हो गया, एन जी, एन जी, ये चौथा हो गया। पांचवे की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ये हो गया था, दो ये हो गया था, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, तो इस तरह से 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ये टोटल हमारे 16 हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आप एक बार करके देख लीजिएगा, मैंने ए बी सी डी करके आपको बताया था, तो उसमें आप अपनी नोटबुक में एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, टोटल 16 निकल कर आएंगे। नेक्स्ट है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। देखिए एक्स और उसके दादाजी, कितना अंतर है? 50 वर्ष का। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का लोग 152 है, एक्स प्लस ग्रैंडफादर कितना? 152, कितने? 6 वर्ष बाद, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 50, ठीक है। अब x प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 50, 6 आएगा, 50 नहीं 6, तो कितना है? 152। तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया? 2x प्लस 62 इक्वल टू 152। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 45 निकल कर आया। अब 45 प्लस ये जो हमें यहाँ दे रखा है 50 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 95। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? 95, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे आकृति में बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को अंक प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है जो बलिष्ठ अनुशासित है, गोला क्या है? बलिष्ठ और अनुशासित, इनमें देखना है हमें कितने लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये रहा, ठीक है। बलिष्ठ भी हैं और अनुशासित भी हैं, तो ये यहाँ पे 2 लड़के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17 है, अंत में उसका स्थान कौन सा है? यानी कि अगर हम देखें तो देखिए अनुज का
31 17वां स्थान है 31 में से, तो 31 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 14। और एक स्थान उसका खुद का है तो उसमें ऐड कर दीजिए, 15वां स्थान होगा लास्ट से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, तो देखिए ए और बी कौन हो गए, भाई हैं, तो ये भी भाई हैं। ई की पुत्री एफ है, ई की पुत्री जो है वो एफ है, एफ पत्नी है बी की, अब जो एफ जो है वो बी की पत्नी है, ई का ए से क्या संबंध है, अब हमें बताना है ई का ए से क्या संबंध होगा। ए बी क्या है, भाई है, एफ जो है बी की पत्नी है, तो ई क्या होगी, ई यहाँ पे उनकी माँ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अगर ए से संबंध देखेंगे तो बहन होगी, लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट अ डिक्रीज इन, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्रिसिएशन में कमी आती है तो वो हमें क्या बताती है, तो हमें ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस है हमारे, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स की मार्केट वैल्यू में कमी बताती है, मार्केट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग असेट, जो फ्लोटिंग असेट्स हैं उसकी वैल्यू में बताती है कमी, मार्केट वैल्यू डिवेंचर इश्यूड या फिर बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। तो देखिए आप सबने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, देखिए कोई भी मशीन कोई भी फिक्स असेट्स हम परचेज करते हैं तो वो टाइम जैसे ही टाइम होता है उसको यूज करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो कम होने लगती है, यानी कि उसमें कुछ खराबी आने लगती है जिसको रिपेयरिंग करानी पड़ती है, तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी कमी हमारी कहलाती है डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो किस चीज में कमी आएगी हमें वो बताना है। डेप्रिसिएशन में कमी आती है जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उससे जो असेट्स होती है उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं उस चीज का जो पर्टिकुलर असेट है उसकी वैल्यू। तो यानी कि उसकी वैल्यू कम होती गई, इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वो फिक्स असेट जो है उसकी वैल्यू में जो बुक वैल्यू होती है उसमें कमी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, मार्केट वैल्यू तो उसकी आ, कम होगी ही, क्योंकि देखिए मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी बुक वैल्यू होगी जो कि मेंशन की गई है, जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं वहां पर उसकी बुक वैल्यू शो होगी, वहां पर जो उसकी डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई है उसको माइनस करने के बाद उसकी बुक वैल्यू कम हो जाएगी। रही बात फ्लोटिंग असेट्स की, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्लोटिंग असेट्स पर हो। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर इश्यूड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डिवेंचर्स इश्यूड पर डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर डिवेंचर्स पर हमारी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती है। जो डेप्रिसिएशन हैं वो हमारी लगाई जाती हैं जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी होती है, हमारे बिल्डिंग हो गई, इस तरह की चीजों पे जो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं उन पर लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, अब डेप्रिसिएशन किस तरह की प्रोसेस है हमें ये बताना है। ये एक एलोकेशन है, वैल्यूएशन है, बोथ एलोकेशन एंड वैल्यूएशन या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो इससे हमारे क्या होता है, किसी भी वस्तु में कमी आती है, जिससे वो जो कमी होती है हमें पता चलता है कि इसका अब वास्तव में जो वैल्यू है वो कितना है। तो इस तरह से क्या होता है, हम उसको कोई अब आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन के, जिसमें हमारा होता है फिक्स होता है, हमारा डिमिनिशिंग मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, हम एक वैल्यूज को अलोकेट कर रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइम में हर मंथ इतनी इतनी वैल्यू लगानी है या फिर इतना माइनस करना है, तो कि हमने क्या किया, एक वैल्यू वहां पे एलोकेट की और वहां पर लास्ट में हम उसकी रियल वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर बोथ एलोकेशन एंड वैल्यूएशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के अंदर हम एलोकेशन करते हैं एक वैल्यू का,
जो कि हर, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो हर महीने जो भी सिस्टम है कंपनी का, उस अकॉर्डिंग, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वही वैल्यू हर बार उसको माइनस करेंगे। वैल्यूएशन क्या होता है, हमें राइट वैल्यू पता चलती है कि इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर हमारी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन के थ्रू ही हमें पता चलता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Total charge of depreciation and maintenance of assets on the profit and loss account will be uniform under। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का जो टोटल चार्ज हमने लगाया था उसकी मेंटेनेंस में असेट्स की, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा, वो कहाँ पर एक वैल्यू होगी, हमें वो बताना उस मेथड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होंगे, वहां पर क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप, हम पहले एक एक करके इन सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू निकाली जाती है और हर महीने या हर 6 महीने में वही वैल्यू उसकी असेट्स की यूज की जाएगी। ठीक है, वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल निकाली 5,000 रुपए, तो दूसरे साल भी 5,000 रहेगी, तीसरे साल भी 5,000 रहेगी और चौथे साल भी 5,000 रहेगी। ठीक है, फिर आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था 5,000 है, तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा, जैसे असेट्स थी हमारी 40,000 की, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे। फॉर एग्जाम्पल है 5,000, 5,000 इतना परसेंट होता नहीं है, 500 होगा, लेकिन आप 5,000 मानिए, तो जैसे 40,000 में से 5,000 आपने माइनस किए तो कितना बचा आपके पास, 35। तो जो सेकंड ईयर होगा वहां पे 35,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगी, ना कि वो 5,000 वाली होगी। यानी कि हर साल उस जो भी असेट्स का बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड के अंदर एक एन्युटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहां पे उसकी असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो निकाली जाती है। एक एन्युटी टेबल होती है और इसमें जो भी अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एन्युटी टेबल में एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस वैल्यू से जो भी असेट्स की टोटल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करके एक हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट में। फिर आता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। अब देखिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड, यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हर साल एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपनी बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं, मूल्यवान संपत्ति, जैसे कि एक टाइम के बाद वो खत्म होती ही होती हैं, तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, नई एसेट परचेस करनी पड़ेगी। तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू 0 हो तो हम एक नई असेट्स परचेस कर लें इस फंड में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फंड वहां पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपने पढ़ लिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रख रखाव में एक समान वैल्यू कहाँ पर होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू जो फॉलो की जाती है वो की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। नाम से भी इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वैल्यू है जो हर साल हमें वही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एन्युटी मेथड इज। अभी मैंने आपको ये एन्युटी एंड सिंकिंग फंड दोनों डिस्कस किए थे, तो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का सिंकिंग फंड के अंदर, अगर वो एन्युटी से कंपेयर किया जाए तो वो क्या रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, इक्वल होता है या फिर अनप्रिडिक्टेबल है। तो देखिए अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है एन्युटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू लो होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी में क्या होता है, एक वहां पर टेबल फॉलो की जाती है, एन्युटी टेबल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट जो हमारे
इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक फंड में और उस अमाउंट को यहाँ पर शो किया जाता है एज इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं एज अ डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो एन्युटी टेबल से हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं और किस तरह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज, अब फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अ सोर्स ऑफ फंड, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑन फ्लो ऑफ, नो फ्लो ऑफ फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो यहाँ पर ये ना तो कोई सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी फंड जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब यहाँ पर किसी फंड का कोई यूज भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से बस एक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड तक हमारी वैल्यू जो है इस असेट की जीरो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, हमें दूसरी परचेस करनी पड़ेगी। एक अंदाजा लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड बाद हमें एक मशीन परचेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर उस कोई फंड का हम यूज नहीं कर रहे हैं। नो फ्लो ऑफ फंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो असेट है उसकी बस हमने उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फंड का कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है और ना ही हमारे पास से कहीं फंड इन्वेस्ट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये नो फ्लो ऑफ फंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स। अब यहाँ पर हमें बताना है कि अब इनमें से कौन सा जो है जनरली एक्सेप्टेड बेसिस है हमारा। अगर हम फिक्स असेट में बात करें डेप्रिसिएशन का, कौन सा है जो कि जनरली एक्सेप्टेड होता है या फिर हर कोई उसको फॉलो करता है उस मेथड को। ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, इसमें एक वैल्यू जो होती है उसको रिप्लेस करके इस वैल्यू को निकाला जाता है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, जो टोटल जो लास्ट में हमें सारे इंस्टॉलेशन या जो भी हमने उसमें रिपेयरिंग करी है उन सारी खर्चों को निकालने के बाद ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकल कर आती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो कि पहले से हमारी बुक्स में मेंशन है। और फर्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर हम फिक्स्ड असेट पर बात करें तो उसकी एक निश्चित दर से जो लागत होती है उस पर कॉस्ट माइनस की जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे निकाला जाता है कि इतना अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन का है इस असेट में। अब आप सबको पता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, चाहे उसका बाजार मूल्य ज्यादा हो या प्रतिस्थापना मूल्य उससे कम हो या ज्यादा हो, उसके बेसिस पर ये किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से निकाला जाता है, जो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है माइनस उसमें डेप्रिसिएशन कर दी जाती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये वैल्यूएशन इसका किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मेथड है इसके अंदर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पर ज्यादा रिलायबल नहीं है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी इतना लोग नहीं मानते और ना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सारे मेथड्स एक बार फिर से पढ़ने हैं, क्या है ये सारे, तो हम इनको एक बार फिर से अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which method of calculating depreciation, interest on the cost of the asset is taken into consideration। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मेथड है वो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने का, जिसमें हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो कॉस्ट है उस पे इंटरेस्ट हमारी ध्यान, मतलब जब भी हम किसी की डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वहां पर जो हमारी कॉस्ट होती है असेट की, वहां पर इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने अभी आपको मेथड्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग का, जब हमने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताए थे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, हमारा डिमिनिशिंग मेथड हो गया, एन्युटी मेथड हो गया और सिंकिंग फंड, ये चार मेथड मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो आंसर उन चारों में से ही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शंस में गिवन है
एन्युटी मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है और सिंकिंग फंड मेथड है। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि इंटरेस्ट इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है एन्युटी मेथड, ये हमारा राइट आंसर होगा। एन्युटी मेथड के अंदर हम इंटरेस्ट भी निकालते हैं, क्योंकि मैंने आप को बताया था कि एन्युटी मेथड में क्या होता है कि कोई भी जब हम निकालते हैं ब्याज, इंटरेस्ट इसके अंदर निकालते हैं, या फिर जब हम इसमें डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती है इसमें सेम होती है। यानी कि एक एन्युटी टेबल से हमने एक वैल्यू ली, उसके बेसिस पर हमने असेट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू निकाली, और हर साल हम उतनी ही वैल्यू निकालेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। तो इसमें और फिर स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस रह गया? तो देखिए दोनों में मेन सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों की जो डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है सेम होती है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाती और एन्युटी टेबल में इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। ये माना जाता है कि जब भी हम इस असेट्स को, अगर हम जो भी सॉरी कोई भी अमाउंट अगर हम इस असेट में हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहां पर हमें क्या मिलता, एक इंटरेस्ट वहां से हमें रिसीव होता। तो ये सोचकर यहाँ पर एक इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज की जाती है इसके ऊपर, जिसको बोला जाता है एन्युटी मेथड। तो आप ये याद रखिए, एन्युटी मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों सेम है। डिफर क्या है, बस एन्युटी मेथड में कैलकुलेशन होता है एन्युटी टेबल से, सेकंड यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड वही स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, जिसको सेकंड नाम है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इसको हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इतना समझ लीजिए, इसके अंदर एक पॉलिसी ली जाती है अपने डेप्रिशिएबल वैल्यू के लिए, और उस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर जो हमारी डेप्रिशिएशन है वो चार्ज की जाती है। सिंकिंग फंड मेथड मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सिंकिंग फंड मेथड के अंदर एक फंड क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर हर साल वो जो हमारा अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है, और जब हमारी वैल्यू असेट की जीरो आ जाती है तो वहां पर हम जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसको निकाल कर वहां से हम दूसरी मशीन इजिली परचेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following term is used to describe the process of writing down the long term investment in intangible assets? अब यहाँ पर बताया गया है कि intangible assets में जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको उसके ऊपर जब भी हम किसी भी तरह की कोई उसको राइट ऑफ करते हैं, तो वहां पर जो टर्म यूज किया जाता है उसको राइट ऑफ करने में उसको क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैंने फिक्स असेट्स की बात की थी, टेंजिबल असेट्स की बात की थी, उसको हम राइट ऑफ करने के लिए क्या कर रहे थे, अब तक डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अब यहाँ पर आ गई इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, याद रखिए, टेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन यूज होता है, और जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं उसमें क्या होगा? तो देखिए पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस है हमारे अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और डिलैपिडेशन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटेंजिबल असेट्स के बारे में पूछा गया है, तो इंटेंजिबल असेट्स में अमोर्टाइजेशन, जिसको ऋण मुक्ति भी बोलते हैं, वो यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में पूछा जाता तो टेंजिबल असेट्स के अंदर हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय। अब जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डेप्रिशिएटेड होती हैं किसके द्वारा? एन्युटी मेथड के द्वारा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। देखिए जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं उन पर हमेशा यूज किया जाता है एन्युटी मेथड। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर हम एन्युटी टेबल मेथड या फिर एन्युटी मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और ये बाकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है, जर्नली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स असेट इज। अब देखिए ये ना घुमा के फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो जर्नली एक्सेप्टेड जो मेथड है वैल्यूएशन का फिक्स असेट में वो कौन सा है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, या फिर कॉस्ट
और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, तो आंसर ये रहा हमारा, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। अब इसमें से कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, हमें ये बताना है। परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर लॉन्ग टर्म लोन रेस्ड। तो इसमें से बताना है कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सोर्स ऑफ फंड की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे से हमें कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हमें क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है। देखिए जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो हमारे पास क्या आया, फंड आया एज अ अर्निंग। ठीक है, और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जब हमने शेयर कैपिटल इश्यू किए तब भी हमें क्या मिला, जो हमने कॉल्स ली सारी, हम फिर चाहे एप्लीकेशन हो सब फिर हमारा अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, इन पर हमें क्या मिला, फंड मिला। फिर आया लॉन्ग टर्म लोन रेस, जब हमें लोन मिला तो लोन से हमें, जब हम लोन लेते हैं, लोन मिलता है तो हमें क्या मिलता है, फंड मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शंस हमारे सोर्स ऑफ फंड के मेथड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये सोर्स ऑफ फंड नहीं है। यहाँ से तो हमारे पास मशीनरी आई और हमारे पास से फंड गया, सोर्स मतलब हमने मिला नहीं है, हमारे पास से गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन परचेज ऑफ मशीनरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द असेट इज शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। हमें बताना है इस मेथड के ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमारी जो असेट्स है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट लाइफ एक जैसी रहती है। स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी जीवन काल में उसकी जो है कॉस्ट कैसी रहेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे वो शो करेगी। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारी शो करती है डेप्रिसिएशन फंड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसका एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और उस फंड के नाम से वहां पे शो होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्ट्रेट लाइन में भी हमारी वैल्यू एक हद तक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और डिमिनिशिंग में जीरो नहीं होती लेकिन कम होती रहती है। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट हमारी डेप्रिसिएशन फंड में रहेगी, जिसको हम सिंकिंग फंड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्सलेंस मीन्स डिक्लाइन। अब ऑब्सलेंस मीन्स हमें बताना है, ठीक है, क्या होता है डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ड्यू टू। अब जब वैल्यू में कमी आ जाती है तो किसके कारण क्या होता है उसमें, फॉल इन मार्केट प्राइस, जो उसके मार्केट प्राइस है वो कम हो जाते हैं। फिजिकल वियर एंड टेयर, यानी कि फिजिकली वियर एंड टेयर का मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी में सही नहीं आया। फिजिकल वियर एंड टेयर का मतलब है उसमें टूट फूट हो जाती है। इनोवेशन यानी नई हो जाती है, या फिर एफ्लक्स ऑफ टाइम यानी समय का प्रवाह, या फिर अगर हम इसको और दूसरे नाम से लें तो ये है हमारा समय बीत जाना। ठीक है, तो ऑब्सलेंस मीन्स का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्सलेंस मीन डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। अब किसके कारण ऑब्सलेंस माना जाता है, ऑब्सलेंस माना जाता है हमारा कोई भी नई प्रोडक्ट या फिर कोई नई मशीनरी, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट जो होता है जो हमारे पास पहले से है वो ऑब्सलेंस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है या कोई मशीनरी है, वो आपके कंपनी में वर्क करती है और उसको काम करने में या फिर जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए वो कम से कम 5 घंटे में तैयार होता है उतना माल। अब मार्केट में कोई ऐसा नई मशीनरी आ गई जो उतनी ही क्वांटिटी को 2 घंटे में प्रिपेयर कर देती है, तो इससे क्या होगा, हर कोई फिर उसी मशीन की तरफ मूव कर जाएगा। और आप खुद भी सोचोगे कि जो प्रोडक्ट मुझे 5 घंटे में मिलते हैं वो मुझे 2 घंटे में मिल रहे हैं, तो इससे मेरी क्या हो रही है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, वर्कर्स की जो लेबर है वो बच रही है, और या फिर मैं उतने घंटे में और ज्यादा प्रिपेयर करवा सकता हूँ। तो आप क्या है, आपकी वो जो मशीनरी है वो आप उसकी जो वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी, वो ऑब्सलेंस में चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्सलेंस होता है हमारा इनोवेशन से, किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई नई, कोई और वैल्यूज में ऐड हो गई जिसकी वजह से वो नए
प्रोडक्ट जो है वो हमें और भी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, तो इस कारण ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म amortization इज जनरली यूज टू इंडिकेट द फॉल इन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जो amortization वर्ड है जो जनरली यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, किसकी वैल्यू को में गिरावट आएगी तो वहां पे उसको इंडिकेट करता है ये वर्ड। ऑप्शंस हैं टेंजिबल फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स, करंट असेट्स या फिर क्विक असेट्स। देखिए अगर हम बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंजिबल असेट्स डेप्रिसिएशन के लिए होता है और इंटेंजिबल असेट्स हमारा अमोर्टाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इंटेंजिबल असेट्स राइट आंसर हो जाएगा। करंट असेट्स एंड क्विक असेट्स पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।